गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू BA HIH। और आज हम लोग चैप्टर 1 BHIC 106 का चैप्टर 1 कर रहे हैं और इसका लास्ट पार्ट है यानी फिफ्थ पार्ट है। बाकी के पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसमें हमें लास्ट 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें कॉमर्शियल रेवोल्यूशन आता है, फिर उसके कंसिक्वेंसेस हमें देखने हैं और साथ ही साथ एक और टॉपिक इसमें है, वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें और इस प्रकार ये चैप्टर 1 इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कॉमर्शियल रेवोल्यूशन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। तो हुआ क्या कि लेट मिडिल एज में कॉमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ। अभी जो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन जो लेट मिडिल एज में हुआ है, इसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा आपको सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिखती भी है, ये एविडेंट होती है, मतलब ये चीज़ें हमें कहाँ से कैसे पता चलेगी कि हाँ कॉमर्शियल रेवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी पे गहरा असर पड़ा। क्योंकि आप देखिएगा ना, ये हमें दिखता है कि सिटीज़ का इस समय फिजिकल एक्सपांसन हो रहा था। ठीक है, या उसके बाद जो मेलाएँ लगती थी, जो फेयर्स होते थे, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगा, उसमें राइज होगा, है ना। उसके अलावा पॉपुलेशन का भी ग्रोथ होगा और अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो बुक्स का आउटपुट है वो भी बढ़ेगा। और 900 CE में इस्टीमेट किया गया कि वेस्टर्न यूरोप के पास जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1% ही जो है वो सिर्फ सिटीज़ में रह रहा है। ठीक है, मतलब कि बाकी 99% पॉपुलेशन जो है वो रूरल है और बाकी 1% जो है वो अर्बन है। एक तरह से ये दिख रहा है, क्योंकि 1% उसका पॉपुलेशन जो है वो सिटीज़ में रह रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि यही 1500 तक यहाँ पे हम लोग हैं, तो 1500 तक क्या होता है कि ये जो अर्बनाइजेशन रेट था वेस्टर्न यूरोप के लिए, ठीक है, तो वेस्टर्न यूरोप के लिए ये जो अर्बनाइजेशन रेट था ये 8% तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये 8% तक हो गया, जिसमें भी आप देखिएगा नीदरलैंड में अर्बनाइजेशन रेट 10% था और बेल्जियम में 20% था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और बात यहाँ पे बोलना है कि ये जो मिडाइवल कॉमर्शियल रेवोल्यूशन था ना, ये बहुत ही सिंपल था। सिंपल इसमें क्या हुआ था, बस ट्रेड का एक्सपांसन हो गया था। लेकिन जो अर्ली मॉडर्न पीरियड में जो फाइनेंशियल या कॉमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लो कंट्रीज़ और इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड तो पता है, लो कंट्रीज़ मतलब इसमें जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में है। ये लो कंट्रीज़ जैसे बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है या नीदरलैंड है। ठीक है, इसी को लो कंट्रीज़ बोलते हैं। अब देखिए ये किस किस आधार पे आप देख रहे हैं अर्ली मॉडर्न जो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन है वो आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व था। इस समय क्या हो रहे थे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज आ चुके थे इसमें, इस कॉमर्शियल रेवोल्यूशन में एक्सचेंज बैंक आ गए हैं, है ना। या जो बॉर्ड्स है उसका डेवलपमेंट हुआ। बॉर्ड्स मतलब स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो ये कितने कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये जो कॉमर्शियल रेवोल्यूशन है इस टाइम में। ठीक है, जबकि मिडाइवल कॉमर्शियल रेवोल्यूशन तो बहुत सिंपल सा है कि ट्रेड का जस्ट एक्सपांसन हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग इसमें ये भी देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपको ये जो इन्वेंशन हो रहा है, ठीक है, इस समय क्या क्या चीज़ का, होल्डिंग कंपनीज का, और उसका इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला। और कैशलेस ट्रांजेक्शन्स का भी इन्वेंशन हुआ, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग आगे देखते हैं। फिर साथ ही साथ मेराइन इंश्योरेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट का भी इन्वेंशन होगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे इंश्योरेंस के लिए। इंश्योरेंस भी आ चुका है इस समय, कैशलेस ट्रांजेक्शन शुरू हो चुका है, होल्डिंग कंपनीज आ चुकी है, और डबल एंट्री अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज आ चुका है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इस समय लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और जो इंटरनेशनल बैंकिंग था उन सब का विस्तार हुआ, एक्सपांसन हुआ। ठीक है, और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप हो या तो कॉमर्शियल पार्टनरशिप हो, ये सब चीज़ों का भी विस्तार या एक्सपांसन हमें देखने को मिला। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का, इंटरनेशनल बैंकिंग का, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का। ठीक है, तो इसके बाद सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाँ, इसके साथ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे थे। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमें देखना था कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। ठीक है, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज जो था ना, ये एक मल्टी पार्टी पेमेंट ऑर्डर था। ठीक है, और ये जो मल्टी पार्टी पेमेंट ऑर्डर था एग्जीक्यूटेबल इन ए फॉरेन करेंसी इन ए डिस्टेंट लोकेशन। तो ये जो एक पेमेंट ऑर्डर था, इसके वजह से क्या होता था कि आपको डिस्टेंट लोकेशन मतलब दूर दराज के कोई जगह पे आपको फॉरेन करेंसी इसके थ्रू मिल जाता था। तो यानी कि इससे हमें फॉरेन करेंसी मिलता है। एग्जीक्यूट क्या होगा, फॉरेन करेंसी में एग्जीक्यूट होता था ये बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब सिंपल सा बात है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। आप डिस्टेंट लोकेशन पे जाएंगे, आप उस बिल के बदले में आपको एक मतलब फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, बस ऐसा ही एक सिस्टम था। तो क्या बोलेंगे, इट वॉज ए मल्टी पार्टी पेमेंट ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल इन फॉरेन करेंसी इन डिस्टेंट लोकेशन। ठीक है, उसके बाद ये बताया है कि
ये नॉर्दर्न इटली में इन्वेंट हुआ था और 14th सेंचुरी में आप देखिएगा ये ऑलरेडी वाइड स्प्रेड हो गया था इसका यूज, और ये चीज़ें 18th सेंचुरी तक कंटिन्यूस यूज हुआ है। तो इन यूज़ लार्जली अनचेंज्ड, मतलब कि ये यूज़ में रहा 18th सेंचुरी तक और इसमें कोई चेंज भी नहीं हुआ, इस तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब 18th सेंचुरी तक यूज हुआ है और 14th सेंचुरी में इसका वाइड स्प्रेड यूज़ ऑलरेडी हो रहा था और नॉर्दर्न इटली में इन्वेंट हुआ। बाकी हम लोग इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग इसी में देखेंगे कि उस पहले क्या होता था कि जो कैशलेस एक्सचेंज हो रहा है ना, ये चीज़ें आपको फेयर्स में भी अकर्ड होने लगा था। लेकिन वहाँ पे ये जो कैशलेस एक्सचेंज हो रहा है ना, वो कोई बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कर रहा है, वो ऑब्लिगेटरी लेटर्स होता था, प्रॉमिसरी नोट्स टाइप का। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेटरी लेटर्स जो होता था ना, इसमें क्या होता था कि ये कैशलेस एक्सचेंज होता था फेयर्स में, इस तरह से। फिर आगे ये बताया गया कि आप देख सकते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज कितना रेवोल्यूशनरी मूव है, मतलब कि आपको इसमें किसी तरह की ट्रांजेक्शन्स की भी, मतलब मनी की भी ज़रूरत नहीं है, मनीलेस ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, मतलब कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हो रहा है ना। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे ये रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इसमें क्या होता था कि जो इशूअर होता था ना, वो एक डिस्टेंट थर्ड पार्टी है। ठीक है, कोई भी दूर दराज बैठा एक थर्ड पार्टी है, उसको वो बोल सकता था कि तुम्हें डेब्ट पे करना है लेकिन अनदर करेंसी में। ठीक है, मतलब दूसरे करेंसी में तुमको डेब्ट पे करना है, और इस तरह से क्या होगा कि वो बिल जो है वो वाइडली सर्कुलेट होगा। मान लेते हैं कि कोई इंसान जो है, ठीक है, जैसे किसी कंट्री का है, मान लेते हैं इंडिया का है, ठीक है, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज खरीदा। अब वो क्या है कि वो जो पार्टी जो इशू किया है उस बिल को, वो क्या करेगा, वो उस थर्ड पार्टी को बोलेगा जो कि फॉरेन कंट्री में बैठा हुआ है डिस्टेंट लोकेशन पे, वो बोलेगा कि तुमको इसको डेब्ट दे देना है या इसको पैसा देना है, लेकिन बिल के बदले में। तो ऐसे में क्या होगा कि वो बिल जो है वो वाइडली सर्कुलेट हो रहा है ना, बिल तो वाइडली सर्कुलेट हो रहा है। और यानी कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज आप देखेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट की तरह फंक्शन कर रहा है, ये क्रेडिट के तौर पे भी आपको मिल जाएगा पैसा, या तो वो मनी ट्रांसफ़र के तौर पे भी मिल रहा है ना। तो या तो एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ बोथ क्रेडिट एंड ट्रांसफ़र इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको इस तरह से रोल प्ले कर रहा था, या तो क्रेडिट का रोल प्ले कर रहा है या तो ट्रांसफ़र के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो हम अभी तक यहाँ तक किए, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसी के बाद हम लोग यहाँ सोशल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल चेंज का रोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोशल चेंज में। कोई भी सोशल चेंज क्यों ना हो, उसमें इंस्टीट्यूशंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इंस्टीट्यूशनल चेंज। तो देखते हैं ये किस तरह के इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा है, उसको देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अर्ली मॉडर्न पीरियड में, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा। कितना सारे जॉइंट स्टॉक कंपनीज आ रही, होल्डिंग कंपनीज आ रहा है, डबल एंट्रीज हो रहा है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चल रहा है। आप देख सकते हो कि स्टॉक मतलब पूरी तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो ही रहा था इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन वेस्टर्न यूरोप में। लेकिन उसके साथ साथ आपको यूनिवर्सिटीज़ का भी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था, और इसमें जो फर्स्ट वन था वो आपको बोलोगना में इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये बोलोगना कहाँ है, इटली में ये इस्टेब्लिश हुआ था 11th सेंचुरी में तकरीबन ये इस्टेब्लिश किया गया था। फिर हम लोग यहाँ आगे देखेंगे, देयर वाज ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। ठीक है, प्रोबेबली दिस एजुकेशनल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस प्लेड सम रोल इन प्रोमोटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हाँ देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का ही डेवलपमेंट नहीं, इंस्टीट्यूशन में फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस का भी डेवलपमेंट हुआ था और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का भी डेवलपमेंट हुआ था। और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थी और जो लीगल इंस्टीट्यूशंस थी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने में। मतलब इनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने में कुछ ना कुछ रोल था। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कैन बी सीन एज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन साइंस। हाँ, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जितना भी यूनिवर्सिटीज़ आपको इस समय में आ रहा है वो यूरोप के हिस्ट्री को लेकर देखा जाए कि दृष्टिकोण से देखा जाए, मतलब यूरोपियन साइंस के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल टर्निंग पॉइंट लाएगा, है ना, बस यही है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो इनिशियल यूनिवर्सिटीज़ थी, इनिशियल यूनिवर्सिटीज सच एज बोलोगना हैड क्लोज एफिनिटी विद द मिडाइवल इस्लामिक सेंटर ऑफ लर्निंग। यहाँ तक कि जो बोलोगना जैसी जो इनिशियल यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि बोलोगना तो 11th सेंचुरी में ही बन गया था वो यूनिवर्सिटी, इसका क्लोज
मतलब लिंकेज जो था, एफिनिटी मतलब रिलेशंस जो था, वो उस समय के मिडाइवल जो इस्लामिक सेंटर ऑफ लर्निंग, क्योंकि मिडाइवल एज तो आपको पता है वैसे भी इस्लाम का इस समय राइज हो रहा था, तो वो जो मिडाइवल इस्लामिक सेंटर ऑफ लर्निंग जो था ना, उसके साथ इसका क्लोज कनेक्शंस देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ अलग बातें यहाँ पे बताया जा रहा है, देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो एकेडमिक डिग्रीज होती थी ना, जो यूनिवर्सिटीज़ दिया करते थे, ये कोई भी मतलब प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का एक एक लाइसेंस नहीं दे रहा था, ये एक लाइसेंस की तरह नहीं था। ठीक है, तो वही यहाँ पे बता रहा है कि एकेडमिक डिग्री अकॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटीज़ वे आर नॉट एन इंटाइटलमेंट टू प्रैक्टिस एनी पार्टिकुलर प्रोफेशंस को पूरा प्रैक्टिस करने के लिए वो कोई एक लाइसेंस की तरह नहीं था। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी बताया गया है कि अगर आपको चर्च में प्रिस्टहुड का सीट चाहिए या प्रिस्ट बनना है, तो उसके लिए थियोलॉजी का स्टडी करना एक प्री कंडीशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इस थियोलॉजी का स्टडी करना एक नेसेसिटी हो जाता है, एक ज़रूरत बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो वो भी हमने देखा। तो इस प्रकार से यही बता रहा है कि ये एकेडमिक डिग्री किसी भी प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वो एक लाइसेंस नहीं दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक लाइसेंस की तरह नहीं है, ये एक पास की तरह नहीं है बस। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, आप ये देखिएगा कि ये जो यूनिवर्सिटी डिग्री था ना, ये एक प्रोफेशनल एलाइट का मार्कर बन जाता है। प्रोफेशनल एलाइट्स का मार्कर मतलब आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त की है, यानी कि आप प्रोफेशनल हो गए इस तरह से। और ये जो प्रोफेशनल एलाइट्स के ग्रुप में आ गए, तो इस ये जो प्रोफेशनल एलाइट्स होते थे, बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस में मतलब ऑलरेडी इंगेज थे। अब ये क्या क्या प्रोफेशंस थे, तो कोई यहाँ पे हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रोफेशंस है। कोई लीगल प्रैक्टिसेस में है, कोई गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में जुड़ा हुआ है, कोई एजुकेशन में वर्क कर रहा है, कोई मेडिकल केयर में है। ठीक है, और कोई क्योर ऑफ सोल्स में जुड़े हुए, मतलब इस तरह से बहुत सारा है, जो भी आप लिख सकते हो। जनरली लीगल प्रैक्टिस लिख लीजिए, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल केयर, एजुकेशन, ये सब लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि अर्ली मॉडर्न पीरियड में जो यूनिवर्सिटीज़ थे वो एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। अब ये जो एजुकेशन देते थे वो किस किस फील्ड में आता था, आर्ट्स में एजुकेशन मिलता था, लॉ में मिलता था, थियोलॉजी में मिलता था, मेडिसिन में मिलता था, है ना। लेकिन कुछ डिसिप्लिन से उसमें वो एजुकेशन नहीं देते थे, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो ये भी डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग यहाँ बात करेंगे तो एग्रीकल्चर आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, या पहले भी इंपॉर्टेंट होता था। खासकर एग्रीकल्चर तो मिडाइवल पीरियड में तो एग्रीकल्चर तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है ना। तो ये हो गया। फिर आप देखिएगा कि शिप बिल्डिंग है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसमें भी एजुकेशन नहीं दिया जाता था। आर्किटेक्चर में नहीं मिलता था, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में नहीं मिलता था, और वेटनरी मेडिसिन में भी नहीं मिलता था, जो जानवर ये सब का जो होता है मेडिकल फील्ड, उस सब में ये नहीं मिलता। ठीक है, तो हम लोग वही देख रहे थे कि यूनिवर्सिटी जो थी इन सब डिसिप्लिन्स में एजुकेशन नहीं दिया करती थी। आर्किटेक्चर हो, या तो वो एग्रीकल्चर हो, वेटनरी मेडिसिन हो, शिप बिल्डिंग हो, मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो। तो बस हमारा चैप्टर बस यहीं तक था। ठीक है, इसी के बाद जो है हम लोग थोड़ा अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया ये वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम बाकी के पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। अब आगे विदा लेते हैं।